हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन नासा क्लासेस। आई होप कि आप लोग रिवीजन वीडियोस को बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे होगे, बट मेक श्योर कि आप नोट्स पक्का बनाओ। चाहे आप एक एक वर्ड्स ही लिखो, पेन और कॉपी हाथ में रखो, एक एक वर्ड्स लिखते हुए चलो। और कहीं पे भी आप अपने हाथ को मत रुकने दो, क्योंकि जब तक आपका हाथ और माइंड दोनों चीज़ें चल रही है ना, आपको नींद नहीं आएगी। और ये लास्ट टाइम है, बिलीव मी, ये रिजल्ट आपके लिए, लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इसके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास अच्छा मटेरियल विद इन टाइम और अच्छे से सही कंटेंट आप तक पहुँच जाए। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो डू शेयर अपने दोस्तों तक, ताकि मैं जितने मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक मैं रीच कर पाऊँ इस टाइम ड्यूरेशन में, वहाँ तक मैं रीच करूँ और मैक्सिमम बच्चों का इससे प्रॉफिट हो पाए। इसलिए वीडियोस को बहुत कंसाइज कर रहा हूँ, बहुत प्रिसाइज कर रहा हूँ, और अननेसेसरी कोई भी टॉकिंग, कोई भी ज़्यादा एलोब्रेशन या फिर डिटेलिंग में इस चैप्टर में नहीं, इस पूरी सीरीज में नहीं दे रहा हूँ। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि हमारा है मेटल एंड नॉन मेटल्स। क्या है? चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो इसको स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहली जो चीज़ है ना इसमें, वो है मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है लस्टर, और इसका मतलब होता है कि जो मेटल की जो सरफेस होती है ना, वो शाइनिंग सरफेस होती है, मेटल चमक रहा होता है। दूसरी एक प्रॉपर्टी है वो है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी, इसका मतलब होता है क्या? मैलिएबिलिटी का मीनिंग होता है कि कोई चीज़ मेल्ट हो जाए, मतलब उसको आप पीट करके एक शीट में कन्वर्ट कर दो। तो आपको पता है कि जैसे भी आपने शीट देखी होंगी ना, जैसे मान लो बर्तन देखे होंगे आपने, तो बर्तन किसके बने? मेटल के बने हुए होते हैं ना। तो कैसे बने हुए होंगे? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, मैलिएबिलिटी। उसको शीट में कन्वर्ट करके फिर उसको कन्वर्ट कर दिया होगा जिस भी डिजायर्ड शेप में चाहिए होगा। एक और प्रॉपर्टी है वो है डक्टिलिटी। क्या है? डक्टिलिटी। ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना। ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपको नॉन मेटल्स में देखने के नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। तो डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी, इसमें आ रहा है, वर्ड आ रहा है डक्ट। डक्ट का मतलब होता है कोई भी पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो डक्टिलिटी का मतलब ये हुआ कि अगर आप मेटल्स को कैसे वायर में कन्वर्ट करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, लेंथ वाइज आप इंक्रीज कर सकते हो, खींच सकते हो आप, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। और क्या है? और है सोनोरस। क्या है? सोनोरस। सोनोरस का मतलब ये हुआ कि अगर आप मेटल्स को पीटोगे ना तो रिंगिंग साउंड आएगी। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनोरस, ठीक है। आप चाहो तो उसमें डिटेलिंग से लिख सकते हो, बट मैं सिर्फ मेन जो वर्ड्स हैं ना, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, उनको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो ये सोनोरस क्या हो गया कि वहाँ से आपको जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो मेटेलिक साउंड होगी। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है, क्या? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक है हीट कंडक्टिविटी। हीट को भी कंडक्ट करेंगे, हीट कंडक्टिविटी। सो बेसिकली ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये एक मेटल्स के अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं नॉन मेटल्स में, जिनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, उनको हम लोग बाद में देखेंगे। अच्छा, जनरली जो ये मेटल्स है ना, इनकी जो फिजिकल स्टेट होती है ये कैसी होती है? सॉलिड होती है। कैसी होती है? फिजिकल स्टेट जो है, जो फिजिकल स्टेट रहती है वो सॉलिड्स की फॉर्म में रहते हैं ये, ठीक है ना। सॉलिड्स की फॉर्म में रहते हैं और काफ़ी टफ रहते हैं, मतलब हार्ड रहते हैं ये, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं किस पे? नॉन मेटल्स पे। तो नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टीज आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। और नॉन मेटल्स फिजिकली जो एग्जिस्ट करते हैं, नॉन मेटल्स, वो आपका किसकी फॉर्म में करते हैं? वो करते हैं आइदर सॉलिड फॉर्म में या फिर गैस की फॉर्म में। सॉलिड या फिर गैस, और गैस, सॉलिड और गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक दो एक्सेप्शन है, अभी जब हम लोग एक्सेप्शन पे आएंगे तो उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी ये प्रॉपर्टीज तो आपको नॉन मेटल्स के अंदर नहीं मिलेंगी। अभी आपको फिजिकली समझ में आ गया कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या क्या किस तरीके से वो एक दूसरे से अलग अलग हैं। आगे जो नेक्स्ट है अपना, आपको मैंने शाइनिंग सरफेस बता दिया है, मैलिएबिलिटी बता दिया है, डक्टिलिटी बता दिया है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट ये भी बता दिया है, सोनोरस, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। नाउ अब हम लोग सीधे आते हैं एक्सेप्शंस पे, ठीक है ना। किस पे आते हैं हम लोग? एक्सेप्शंस पे। मेटल और नॉन मेटल दोनों में होते हैं एक्सेप्शन। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि एक्सेप्शन हुआ क्या। एक्सेप्शन मतलब हुआ कि एक जनरल ट्रेंड है और उससे कोई अलग चीज़,
ठीक है ना। जैसे मेटल्स की ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बट कुछ ऐसे मेटल्स होंगे जो इनसे अलग होंगे। जैसे कि अगर हम लोग नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल में एक नॉन मेटल जिसका नाम है ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। अगर आप देखोगे तो नॉन मेटल्स के मैंने क्या लिखा कि ये सॉलिड या फिर गैस होते हैं, लेकिन ब्रोमीन क्या होता है? तो ये लिक्विड स्टेट में होता है। क्या होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है ना। नॉन मेटल में ही हम लोग एक और चीज़ देखते हैं। नॉन मेटल में एक होता है कार्बन। तो कार्बन के कुछ एलोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स। क्या? एलोट्रॉप्स। कार्बन के ये जो दो एलोट्रॉप्स हैं, जिसमें एक है आपका डायमंड और एक एलोट्रॉप है जिसका नाम है ग्रेफाइट। अब आपने एक चीज़ ये देखी कि जो नॉन मेटल्स हैं वो जनरली सॉलिड या फिर गैस हैं, बट ये सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट फॉर्म में होते हैं, मतलब जैसे गैसेस फॉर्म में तो मतलब उड़ ही रहा होगा पूरा। ठीक है, तो उसको काटने की जरूरत तो पड़ेगी ही नहीं आपको, वो तो सॉफ्ट है फिर। लेकिन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन जो कि एक नॉन मेटल है, बट डायमंड जो है वो हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है। सबसे ज़्यादा टफेस्ट सब्सटेंस जो फॉर्म अभी तक नेचुरली जो एग्जिस्ट करता है वो क्या है? वो है डायमंड। और ग्रेफाइट क्या है? तो ग्रेफाइट क्या करता है? वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो इसका मतलब ये एक्सेप्शन हो गया। ठीक है ना। ऐसे ही एक दो एक्सेप्शन और देखते हैं। जैसे मेटल्स के लिए अगर हम लोग बात करें तो मेटल्स में गैलियम एंड सीजियम। क्या? गैलियम एंड सीजियम, ये दो ऐसे मेटल्स हैं। क्या हैं ये दोनों? क्या? गैलियम एंड सीजियम क्या है? मेटल्स हैं। बट ये जनरली मेटल्स का जो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, बट गैलियम और सीजियम जो है ना, ये इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और इतना लो होता है कि अगर आप इसको हाथ पे भी रखोगे ना तो भी ये मेल्ट कर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक एक्सेप्शन हो गया। किसका? मेटल का एक्सेप्शन। कौन है? गैलियम एंड सीजियम। मेटल के ही और भी एक्सेप्शन बताता हूँ। जैसे मेटल्स में ही अगर हम लोग देखें कि जो हमारा सोडियम हो गया। क्या? सोडियम, लिथियम भी हो गया, लिथियम एंड पोटेशियम। ये जो मेटल्स है ना, ये मेटल्स क्या होते हैं? ये मेटल्स हो गए आपके बहुत ही सॉफ्ट मेटल्स। क्या हो गए? ये सॉफ्ट मेटल्स हो गए। अब आपने ये देखा कि मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, मतलब आपको उसको काटने के लिए, मतलब ये सोचो कि अगर आपको किसी लोहे को काटना हो तो आपको कितना, मतलब बहुत ही हार्ड सब्सटेंस को यूज़ करना पड़ेगा उसको काटने के लिए। लेकिन सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम ये एक्सेप्शन में आते हैं। क्यों? क्योंकि आप इनको नाइफ से भी कट कर सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया कि सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम आर दी एक्सेप्शंस इन मेटल्स बिकॉज दे कैन बी कट बाय नाइफ। तो ये सब चीज़ें आप लोग चाहो तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके अपने उसमें लिखो, बट मैं यहाँ पे बुलेट वर्ड्स ही अभी डाल रहा हूँ। ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट जो है कि अगर आप मेटल को अगर आप बर्न करोगे, क्या करोगे? बर्न करोगे। मेटल को अगर आप क्या करोगे? बर्न करोगे, मतलब जलाओगे। अगर मेटल्स को अगर जलाओगे तो मेटल जो है वो रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। फॉर्मेशन किसकी करेगा ये? तो ये करेगा मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। ये ध्यान रखना। क्या? मेटल ऑक्सीजन के साथ। मेटल को जब बर्न करोगे, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर में भी था। अगर आप लोगों ने रिवीजन किया है फर्स्ट चैप्टर का तो वहाँ पे भी था कि मैग्नीशियम को जब बर्न कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो इसके बाद अब इसके लिए अपने पास और भी एग्जांपल्स है। जैसे कॉपर है, कॉपर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दोगे तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। ये सारी रिएक्शंस आप लोग अपने हिसाब से लिख लोगे। ठीक है। सबसे सिंपल तो अपना यही है, क्या कि Mg को O2 के साथ रिएक्ट कराओ और यहाँ पे MgO बना दो। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं जरा। ठीक है। कॉपर का कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या बन रहा है? हमारे पास मेटल ऑक्साइड बन रहे हैं। ठीक है। तो इसी में एक है जिसको क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ये मैं आपको बहुत स्पेसिफाई करके भी चीज़ों को बता रहा हूँ कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें आपका आता है जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ये दो ऐसे मेटल ऑक्साइड्स हैं, ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो कि एसिडिक एंड बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। क्या? एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी दोनों को शो करते हैं ये।
ये मेटल्स ऐसे हैं जो कि मेटल ऑक्साइड्स जो कि एसिडिक एंड बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। इसका मतलब ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे और बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे। इसका मतलब ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हो गए, ठीक है ना। ठीक है, सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स ऑफ मेटल विच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड और एज वेल एज ऑफ बेस। तो दोनों की प्रॉपर्टीज को शो कर रहे हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं जरा। इसके बाद है अल्कली क्या होते हैं। अल्कली क्या होते हैं, यहां से ध्यान रखना। देखो क्या है कि जनरली जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, क्या जो मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। बट कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो होंगे वो सॉल्युबल इन वाटर होंगे। क्या, कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो होंगे, मेटल ऑक्साइड्स जो कि सॉल्युबल इन वाटर होंगे। क्या होंगे, सॉल्युबल इन वाटर। ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को हम लोग अल्कली बोलते हैं। इनको नहीं बोलते अल्कली किसको बोलते हैं, जो सॉल्युबल इन वाटर हो। मेटल ऑक्साइड दोज आर सॉल्युबल इन वाटर आर नोन एज अल्कली। आगे बढ़ते हैं जरा। इसके जो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपका सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। नाउ अब देखो क्या है कि अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, रिएक्शन, बर्निंग देख रहे हैं ना, मेटल्स की बर्निंग। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप होता है। कौन सा, कि सोडियम एंड पोटेशियम आर kept इन केरोसिन ऑयल। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दो मेटल्स को, सोडियम जिसको हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेशियम जिसको हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं, इन दोनों मेटल्स को हम लोग केरोसिन ऑयल में संभाल के रखते हैं। रीज़न क्या है कि दीज टू मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। क्या होते हैं ये, हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव। और हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये तुरंत ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएंगे जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, और उसकी वजह से ये कैच कर लेते हैं। किसको कैच कर लेते हैं, फायर को। और वहाँ पे एक तरीके से मतलब बहुत तेज़ी से आग लग जाती है इन दो मेटल्स में, पोटेशियम एंड सोडियम। एंड दिस इज वाई दीज मेटल्स आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल। इसके ऊपर बेस्ड अलग अलग तरीके से वो क्वेश्चन को घुमा करके पूछ सकते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को समझ लोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। इनको केरोसिन ऑयल में क्यों संभाल करके रख रहे हैं। नाउ अच्छा, केरोसिन ऑयल की यहाँ पे, अच्छा मेरी थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, लेकिन आप लोग उसको ज़रा बेयर करोगे अभी, क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट भी करा रहा हूँ। कहीं पे स्लिप ऑफ टंग हो, ज़रा उसका भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। नाउ मेटल की अगर हम लोग रिएक्शन करें किसके साथ, रिएक्शन ऑफ मेटल, क्या, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। अगर हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सिंपली आप ये लिखो, क्या, कि मेटल प्लस वाटर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। किसकी, मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है अलॉन्ग विद हाइड्रोजन। लेकिन फिर ये जो मेटल ऑक्साइड है, ये मेटल ऑक्साइड आपका रिएक्ट करता है वाटर के साथ, ठीक है ना। मेटल ऑक्साइड फिर से वाटर के साथ रिएक्शन कर जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा क्या, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब जब भी मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो फॉर्मेशन किसकी होगी, मेटल ऑक्साइड की होगी। इतना समझ में आ रहा है। नाउ अब डिपेंडिंग ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल, कि जो आपने रिएक्टिविटी सीरीज अभी तक तो पढ़ ली होगी, तो उनके जो टॉप के जो मेटल्स हैं, जिसमें आपका आ रहा है पोटेशियम, जिसमें आ रहा है आपका सोडियम, ठीक है। ये दो मेटल्स तो ऐसे हैं जो कि आपके कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे, कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे और तुरंत आग लग जाएगी। मतलब अगर आपने इन मेटल्स को कोल्ड वाटर के ऊपर फेंका भी होगा ना, तो भी वो तुरंत रिएक्शन करेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करेंगे, हाइड्रोजन गैस बनेगी। और आपको पता है कि ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। क्या है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज होती है। अब यहाँ पे हीट भी रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रही है, और ये बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो क्या होगा, वहाँ पे आग लग जाएगी, फायर हो जाएगा वहाँ पे। बात समझ में आई अभी, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं अभी। तो ये कोल्ड वाटर के साथ हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हॉट वाटर के साथ कौन रिएक्शन करेगा। तो जो कैल्शियम है, अच्छा इसी में
कोल्ड वाटर में ही एक है कैल्शियम, ये भी आपके कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, बट आफ्टर रिएक्शन ये फ्लोट करेगा। क्या करेगा? ये फ्लोट करेगा। किसके साथ? कैल्शियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और वहाँ पे वो फ्लोट भी करेगा। ऐसे ही जो मैग्नीशियम है, क्या Mg, ये आपके हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और ये भी क्या करेगा? फ्लोट करेगा। अब आप ये समझो कि फ्लोटिंग का रीज़न क्या है। तो देखो वाटर में जैसे ही आप इन दो मेटल्स को डालोगे, मान लो ये मेटल है, ठीक है, इन दोनों में से कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के केस में इस वाटर को आप कौन सा? हॉट वाटर मान लोगे। कैल्शियम के केस में इस वाटर को आप कोल्ड वाटर मान लोगे। जैसे ही इसके साथ रिएक्शन होगी तो आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी, हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स बन जाएंगे और ये जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं ये ऐसे जैसे एक टायर ट्यूब होता है ना जिसको लेकर के पानी में कूदते हैं, ठीक है, तो उसी की तरह एक्ट करेंगे, इस वजह से ये फ्लोट करेगा। कौन कौन सा? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। नाउ आगे बढ़ते हैं जरा। अभी तक हमने क्या देखा कि कोल्ड वाटर के साथ और हॉट वाटर के साथ कौन कौन रिएक्शन कर रहा है। नाउ इसके बाद जो है एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, क्या? Al, एल्यूमिनियम, Fe, आयरन एंड जिंक, ये तीन मेटल्स ऐसे हैं जो कि कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे, हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे, ये करेंगे स्टीम के साथ रिएक्शन। किसके साथ? स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है, और मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर देंगे। इसके बाद जो मेटल्स हैं जो कि बहुत ही कम रिएक्टिव हैं वो वाटर के किसी भी फॉर्म के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। अब याद कैसे रखोगे? देखो आपको रिएक्टिविटी सीरीज तो अगर याद है, अगर रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो आपको ये सीक्वेंस याद है। जो ज़्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, वो ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शन कर जा रहा है, जो कम रिएक्टिव है वो गर्म पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है, और जो बहुत ही कम रिएक्टिव है वो स्टीम के साथ कर रहा है। एंड देन उसके बाद जो रिएक्टिविटी अगर जिनकी बहुत ज़्यादा कम हो गई है फिर वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं जरा अभी। नाउ इसके बाद है, अच्छा कौन कौन से हैं, तो जो कि पानी के किसी भी फॉर्म के साथ नहीं करते, तो लेड मतलब Pb, ठीक है, Pb हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, Cu, और फिर सिल्वर, आयरन, सिल्वर और ये गोल्ड तो होंगे ही, ठीक है, सिल्वर हो गया तुम्हारा Ag और फिर एक हो गया तुम्हारा Au। ये किसी के साथ भी, वाटर की किसी भी फॉर्म के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं जरा, फटाफट आगे बढ़ते हैं और मेटल्स रिएक्शन देखते हैं मेटल की किसके साथ? एसिड के साथ। तो आपको तो सिंपली पता है, देखो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ, तो ये तो हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में पढ़ा था कि यहाँ पे सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। किसकी? सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस। और आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस की चेक कैसे करना है, हाइड्रोजन गैस को पॉप साउंड के साथ। याद है वो सोप के साथ निकाला हमने, बबल्स बने, फिर जलती हुई कैंडल लेकर के आए, पॉप साउंड के साथ वहाँ पे कुछ जला, तो उसको हम लोग समझ जाते हैं कि वो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। ये वाली रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जरा। इसके बाद है आपका क्या? रिएक्टिविटी सीरीज। नहीं, इसके बाद एक और चीज़ है, क्या? मेटल रिएक्ट विद अदर मेटल सॉल्ट। क्या? एक मेटल जो है वो दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ, क्या? मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या है, अगर ये मेटल, मान लो ये मेटल 1 है और ये मेटल 2 है, तो ये मेटल अगर इससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो यहाँ पे मेटल 1 का सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा? मेटल 1 का सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, और मेटल 2 जो है वो अलग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद अदर मेटल सॉल्ट्स देन ये रिएक्शन कौन सी हो रही है? ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल टेक्स प्लेस एंड मेटल 2 विल रिमेन साइलेंट, मतलब वो अलग से हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ ये दोनों चीज़ें आ गई। नेक्स्ट उस पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? वो है रिएक्टिविटी सीरीज। क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज को आपने अगर अच्छे से याद किया होगा तो अपना वही चलता है, क्या? वो केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली आलू जरा तो जडन जरा फीके Fe पकाता है, तो Pb पकाता है H। इसके बाद आपका कॉपर, देन आपका मरकरी और सिल्वर और गोल्ड। क्या? Hg, सिल्वर मतलब Ag एंड Au। तो इस तरीके से याद रख लोगे, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, और उसके बाद फिर कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये हो गई आपकी रिएक्टिविटी सीरीज।
रिएक्टिविटी सीरीज के जो टॉप पे हैं वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, और जो नीचे हैं वो लो रिएक्टिव मेटल्स हैं, लीस्ट रिएक्टिव बोल सकते हो आप, ठीक है ना। तो इसका मतलब गोल्ड जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है। अभी आगे हो सकता है कि हम लोग कोई और चीज़ को पढ़ें और यहाँ पे इसके ये जो प्रॉपर्टी है कि लीस्ट रिएक्टिव, तो लीस्ट रिएक्टिव कौन है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन है, तो वो है गोल्ड। सो कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि आइडेंटिफाई द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स अमंग द फॉलोइंग। अब उसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको इनमें से कोई सा भी दे सकते हैं। ध्यान रखना कि हाईएस्ट रिएक्टिव कौन है, हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल है तुम्हारा पोटेशियम, लीस्ट रिएक्टिव है तुम्हारा गोल्ड, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं जरा। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन किस तरीके से होती है। सो देखो सिंपली है, जैसे हम लोग यहाँ पे एक Na देखा हमने, सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो है पॉजिटिव, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। इसकी रिएक्शन हमने करा दी क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है 7। अब आपको पता है कि इसकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें तो 1 है, लेकिन उससे अंदर वाली जो है वो है 8, उसमें कितने 8 है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 है। अब ये दोनों रिएक्शन किस लिए कर रहे हैं, ताकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हो जाएं, 8 हो जाएं। तो ये क्या करेगा, ये इसको डोनेट कर देगा, तो इसकी आउटर वाली खत्म हो गई, उसके अंदर वाली में कितने थे, 8 थे, तो मतलब ये सेटिस्फाई कर जाएगा। जब इसके पास ये वाला आ जाएगा तो ये भी 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या हो, मतलब ये फॉर्मेशन किस चीज़ की हो जाएगी, NaCl। तो देखो ये जो है ये है आपका नॉन मेटल और ये है आपका मेटल, और जब मेटल और नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो ये बन रहा है आपका कंपाउंड। अब इस कंपाउंड, ये जो रिएक्शन है ना, इसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, इसको बोलते हैं मतलब आयोनिक बॉन्ड है। ये क्या है, आयोनिक बॉन्ड। क्या है ये, आयोनिक बॉन्ड। इसको एक और नाम बोलते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आ रही बात समझ में, आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसमें होता क्या है, तो इसमें हो रहा है तुम्हारा क्या, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है इसमें, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ठीक है ना। तो ये आयनिक बॉन्ड बना। अब आयनिक बॉन्ड की कुछ खासियत है भाई, जहाँ पे भी आयनिक बॉन्ड बनेगा मतलब वो जो कंपाउंड है वो उसको आप बोलोगे आयोनिक कंपाउंड। क्या बोलोगे आप, आयोनिक कंपाउंड बोलोगे। तो इसका मतलब ये जो NaCl है ये क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। अब आयोनिक कंपाउंड की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्या, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये क्या होगा, हाई होगा। क्या होगा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं ये, एक प्रॉपर्टी जिसके बारे में थोड़ा और अच्छे से डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। अच्छा, इसका जो फिजिकल नेचर है वो क्या होगा कि फिजिकल नेचर है सॉलिड। जैसे NaCl क्या होता है, कॉमन सॉल्ट जो आप अपने घरों में यूज़ कर रहे हो, तो किस फॉर्म में होता है, आप अगर उसको उठाओगे तो लगता है ना हार्ड से लगता है, इसका मतलब वो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है ना। और इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया, एक पॉइंट क्या है, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी में ध्यान रखना कि ये वाटर में सॉल्युबल है, कि अगर आप इसको वाटर में मिलाओगे ना तो नमक याद रखो, आयनिक कंपाउंड में नमक याद रखना, जो घरों में हम लोग यूज़ करते हैं, पानी में डालते हो तो घुल जाएगा वो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये वाटर में सॉल्युबल है। तो इनसॉल्युबल किस में है, तो जितने भी आपके कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे, जैसे बेंजीन हो गया, ठीक है, जैसे आपका अभी इससे पहले हमने एक एग्जांपल लिया था जिसमें हमने केरोसिन ऑयल भी क्या है तुम्हारा कोवलेंट कंपाउंड से फॉर्म होता है, वहाँ पे ये इनसॉल्युबल होगा, वाटर में सॉल्युबल होगा। इनसॉल्युबल कहाँ पे होगा, जो हमारे कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे उसमें जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं वो इनसॉल्युबल होंगे, ठीक है ना। सॉल्युबल कहाँ पे, वाटर में है। आगे बढ़ते हैं जरा, मतलब आयनिक मतलब कोवलेंट कंपाउंड कौन से वाले, जो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उसमें ये इनसॉल्युबल है, और पोलर कोवलेंट कंपाउंड या फिर आयनिक कंपाउंड जो होंगे वहाँ पे क्या है, ये सॉल्युबल है। वाटर का ध्यान रखना कि वाटर में सॉल्युबल है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं जरा। हाँ, इसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी। क्या, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड की अभी हम लोग बात कर रहे हैं। देखो ये ना नहीं भी करते, मतलब आयोनिक जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है
वो नो कब होगी? जब ये सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में नहीं करेंगे, नो। और यस कब होगा? यस होगा जब ये मॉल्टन स्टेट में होंगे। क्या होंगे? मॉल्टन स्टेट में। इसका मतलब क्या हुआ वो समझो जरा। मॉल्टन स्टेट का मतलब हुआ कि अगर आपने इनको लिक्विड फॉर्म में ला दिया है, पानी में मिला दिया ना, तो अब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। अगर सॉलिड फॉर्म में, जैसे मान लो एक नमक का डब्बा है, उसमें आप तारों को लगा दो, टच करके देखो करंट नहीं लगेगा, लेकिन अगर हल्का सा ही पानी पड़ा वहाँ पे तो वो मॉल्टन स्टेट में आ जाएंगे, अब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं जरा। फिर है अकरेंस ऑफ मेटल्स। क्या है? अकरेंस ऑफ मेटल्स। अकरेंस ऑफ मेटल। अकरेंस ऑफ मेटल का मतलब क्या हुआ? देखो, जब अर्थ क्रस्ट के अंदर हमको मेटल जब मिलता है, कहीं पे भी कोई सा भी मेटल जब हमको मिलेगा अर्थ क्रस्ट के अंदर, हमको ये पता लग गया कि अर्थ क्रस्ट के अंदर मेटल है, तो उसको बोलेंगे मिनरल। लेकिन अगर हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और प्रॉफिटेबली बेच रहे हैं, मतलब प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन अगर हम लोग कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? और बोलेंगे। कब? जब इसका प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन हो रहा है। जब इसका प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? और बोलेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं जरा। अब देखो क्या है कि ये किस किस तरीके से हमको मिलने वाले हैं। अच्छा, मान लो कि कोई और मिल गया हमको। एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो हमने रिएक्टिविटी सीरीज लिखी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी वाली? ये रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के हिसाब से अभी हम लोग इसको समझने वाले हैं। देखो, अभी हम लोग समझ रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को समझ रहे हैं, ठीक है, कि मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है। तो इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। क्या क्या? हाईली रिएक्टिव मेटल्स, हाईली रिएक्टिव, फिर मॉडरेटली रिएक्टिव। क्या? मॉडरेटली रिएक्टिव, और लीस्ट रिएक्टिव। क्या? लीस्ट रिएक्टिव। आई होप कि आप लोग सबके सब लिखते चल रहे हो, ठीक है ना। जो हाईली रिएक्टिव हैं, इनका होता है इलेक्ट्रोलिसिस। क्या होता है इनका? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन बोल दो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है ना। अब वो क्यों होता है अगर भी देखेंगे, अगर टाइम रहा तो उसको समझा दूंगा मैं। अब देखो, जो मॉडरेटली रिएक्टिव है ना, ये 2 तरीके से प्रेजेंट होते हैं। एक होता है कि कार्बोनेट और हो जाएगा, कि क्या हो जाएगा? कार्बोनेट और। एक होता है सल्फाइड और। क्या होता है? सल्फाइड और। भाई, जो मॉडरेटली रिएक्टिव है वो 2 टाइप से प्रेजेंट होता है, कार्बोनेट और सल्फाइड और। कार्बोनेट और में होता है तुम्हारा कैल्सिनेशन। क्या होता है? कैल्सिनेशन होता है, ठीक है। और सल्फाइड और में क्या होता है? तो यहाँ पे होता है रोस्टिंग। अब बात ये आती है कि कैल्सिनेशन क्या हुआ और रोस्टिंग क्या हुआ। सो कैल्सिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच ओर्स आर हीटेड इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। रोस्टिंग क्या हुआ? तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों प्रोसेस क्या है? हीटिंग की प्रोसेस है। क्या है ये? हीटिंग प्रोसेस है। दोनों प्रोसेस क्या है? हीटिंग की प्रोसेस है। और एक में अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एक में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब हम लोग इनको हीट कर देते हैं ना, तो हमको मिलता क्या है? तो हमको मिलता है मेटल ऑक्साइड। क्या मिलता है हमको? मेटल ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। यहां से भी आपको क्या मिलेगा? मेटल ऑक्साइड मिलेगा, मेटल ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है ना। अब मेटल ऑक्साइड का हम लोग करेंगे क्या? रिडक्शन करेंगे। क्या करेंगे? इसका रिडक्शन। और रिडक्शन करने के बाद यहाँ पे हमको मिल जाएगा क्या? मेटल मिल जाएगा। कब? रिडक्शन करने के बाद। रिडक्शन आपको समझ में आ गया? ऑक्सीजन को हटाना। यहाँ पे क्या मिल रहा है? मेटल ऑक्साइड मिल रहा है। मेटल ऑक्साइड के बाद हम लोग उसको रिडक्शन कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट में फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हो जाती है। क्या होती है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसको भी हम लोग समझेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है ना। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइन। अच्छा, अब ये लीस्ट वाला बचा हमारा, तो लीस्ट वाला जो है ना, वो पूरा का पूरा यही चल जाएगा। ये वाला जो आपने पूरा भी देखा ना, क्या इसमें सबसे पहले सल्फाइड ओर्स बनेंगे। कौन से? सल्फाइड ओर्स होंगे। किसकी? अगर ये ओर्स अगर हमको मिलते भी हैं, कौन से?
लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स वाले अगर ओर्स हमको मिल रहे हैं तो किस फॉर्म में होंगे, वो सल्फाइड की फॉर्म में होंगे। सल्फाइड का हम लोग क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग के बाद क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड मिलता है। मेटल ऑक्साइड के बाद क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन के बाद इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो ये पूरा का पूरा सेम कौन सा वाला, ये वाला पोर्शन चलेगा। कौन सा वाला, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये यहाँ पे भी शिफ्ट हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्योंकि हमको तो फटाफट रिवीजन करना है। मैं एक बार देख लेता हूँ, कोई चीज़ अगर छूट रही होगी तो उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो जैसे कि एक बार हम लोग जरा कुछ लो रिएक्टिव, जैसे ये है ना कि लो रिएक्टिविटी सीरीज में है, तो इसमें हमारा जो एग्जाम्पल है किसका, लो रिएक्टिव मेटल्स का एग्जाम्पल जो है वो देख लो, क्या है, मरकरी सल्फाइड HgS। इसको हम लोग करेंगे क्या, रोस्टिंग करेंगे, तो मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे। तो रोस्टिंग करेंगे तो मतलब अलॉन्ग विद O2, तो यहाँ पे HgO मिलेगा हमको। क्या मिलेगा, HgO अलॉन्ग विद सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये जो HgO मिला है इसको हम लोग सिंपली हीट कर देंगे। क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, और हमको क्या मिल जाएगा, Hg मिल जाएगा, मतलब मरकरी मिल जाएगा। आ रही बात समझ में। अच्छा, अगर मॉडरेटली रिएक्टिव वाले हों, क्या मॉडरेटली रिएक्टिव अगर वाले हों, तो मॉडरेटली रिएक्टिव में आगे हमारा जिंक, तो ZnS ये हो गया मॉडरेटली रिएक्टिव। अगर हम लोग इसको रोस्टिंग करेंगे, क्योंकि सल्फाइड है तो रोस्टिंग करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा आपका ZnO। बाकी आपका SO2 तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हो गया ये जिंक कार्बोनेट ZnCO3, ठीक है। तो ZnCO3 को अगर हम लोग हीट करेंगे, आपको पता लग गया ना ये कार्बोनेट है। कार्बोनेट का क्या होगा, कैल्सिनेशन, मतलब इन दी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा आपका ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ अब ZnO का रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, ZnO का रिएक्शन करा देंगे हम लोग कार्बन के साथ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपको जिंक मिल जाएगा और CO2 अलग हो जाएगा। ये मिल गया आपको मेटल, यहाँ पे ये मिल गया आपको मेटल, ठीक है ना। नेक्स्ट और क्या क्या है अपने पास, ठीक है। यहाँ पे देखो कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा हुआ है। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि कितना अमाउंट ऑफ मतलब ऑक्सीजन आपके रिएक्टेंट में प्रेजेंट था उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें प्रेजेंट हो सकती हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं जरा। और क्या क्या चीज़ें हैं अपने पास, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है थर्माइट रिएक्शन। क्या, थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो समझो। अभी तक हमने जितना भी समझा, देखो यहाँ पे मैंने एक जगह लिखा भी था। क्या लिखा था यहाँ पे, कि ये जो हमारी प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस है हमारी कैसी, एक्सोथर्मिक है। कहाँ गया वो, चलो ठीक है, अभी नए उससे ही लिख लेता हूँ मैं। जो ये जो रिएक्शन हो रही थी अब तक, ये बहुत हाईली एक्सोथर्मिक है। क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक। और आपको इसका मीनिंग पता है, हाईली एक्सोथर्मिक का मीनिंग क्या हुआ, कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने वाली है, ठीक है। तो थर्माइट रिएक्शन में क्या होता है, ये यूज़ किया जाता है रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के लिए। क्या, रेलवे ट्रैक्स की जॉइनिंग में यूज़ होता है। क्या, जॉइंटिंग लिख रहा हूँ मैं। कहीं पे अगर उसमें क्रैक पड़ गया है तो उसको जॉइन करने के लिए कौन सी थर्माइट रिएक्शन का यूज़ किया जाता है। इसमें होता क्या है कि Fe2O3 और इसकी रिएक्शन हम लोग करा देते हैं किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करा देते हैं। और यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है किसकी, आयरन की, और अलॉन्ग विद Al2O3। अब इस रिएक्शन में ध्यान रखना, हीट बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, बहुत ज़्यादा, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट, जिसकी वजह से ये आयरन ऑक्साइड पिघल गया, और पिघल करके क्या आयरन आयरन बचा, तो आयरन आपस में जुड़ जाते हैं फिर, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपकी जो रेलवे ट्रैक्स में जहाँ पे क्रैक्स पड़े हुए होते हैं उसको जॉइनिंग के काम में आता है कौन सी, थर्माइट रिएक्शन। बहुत हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर होती है ये, ठीक है ना। एक्सोथर्मिक इन नेचर है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा। इसके बाद है कि जो टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज होते हैं मेटल्स, क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स
टॉप इन रिएक्टिविटी सीरीज, टॉप इन रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज कैसे करेंगे इसको? तो मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड बताया, क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। देखो अभी मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज़ है, मैं फटाफट बोल रहा हूँ, वैसे नॉर्मली मैं इतनी तेज़ बोलता भी नहीं हूँ, बट अभी इसलिए करो क्योंकि आपका रिवीजन है। जितनी स्पीड से मैं चलूँगा उतनी स्पीड से आप लोग भी करोगे, और आप लोगों का काम क्या है? फटाफट लिखते रहो। जहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई चीज़ मैंने बोली बट लिखी नहीं है, वीडियो को पॉज करो, उसको राइट डाउन करो, और इन्हीं चीज़ों को आप बार बार रिवाइज करो। आप देखोगे कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे ना कि आपको मेरी बातें याद आ रही होंगी कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये करना, ऐसा पूछेंगे तो ये करना, ये चीज़ ऐसे होती है, ठीक है ना? तो ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में क्या होता है कि जैसे मान लो आपका सोडियम है, ठीक है ना? तो सोडियम है, आपको सिंपली क्या करना है कि सोडियम को आपको पहुंचा देना है कहाँ पे? इसको पहुंचा देना है एनोड पे। कहाँ पे? एनोड पे। सोडियम कहाँ चला जाएगा? एनोड पे चला जाएगा, ठीक है ना? और एनोड पे ये रिड्यूस हो करके कहाँ चला जाएगा? मतलब जैसे ये जब रिड्यूस होगा तो ये Na पॉजिटिव में रिड्यूस होगा, मतलब जब इसको एनोड पे रखोगे आप तो ये Na पॉजिटिव में रिड्यूस होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा ये। तो जब ये Na पॉजिटिव हो जाएगा तो ये कहाँ भागेगा? ये भागेगा कैथोड पे। कहाँ भागेगा ये? कैथोड पे। कैथोड पे नेगेटिव है, तो कैथोड पे क्या हो जाएगा? प्योर मेटल की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या? प्योर मेटल फॉर्मेशन। कहाँ पे हो रहा है ये हो रहा है कैथोड पे, ध्यान रखना, ठीक है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में हो रहा है। सेम ऐसे ही प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। देखो सबसे पहले तो ये समझो कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हुआ क्या। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, एक ही एन आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। देखो हुआ क्या कि जब भी हमने ये जो टेबल जो मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया, तो लास्ट में ये देखो कि हमको मेटल्स मिल रहे हैं। देखो यहाँ से भी हमको लास्ट में मेटल मिल जाएगा, इस पूरी प्रोसेस में भी हमको लास्ट में मेटल मिल जाएगा, लेकिन ये जो मेटल हमको मिल रहा है ना, ये इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल है, पूरा प्योर नहीं है। तो उसको पूरा प्योर करने के लिए क्या करेंगे? उसके लिए हमारी ये प्रोसेस है, कौन सी? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में होता क्या है, इस तरीके का आपने एक सिस्टम होता है, मतलब एक आप ये मान लो कि ये एक पूरा एक हमारा कोई बीकर हो गया, ठीक है? इस बीकर में हमने एक सॉल्यूशन रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? सॉल्यूशन रखा हुआ है। अब ये सॉल्यूशन किसका होगा? ये सॉल्यूशन होगा जो भी हमारा, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है ये? इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना? अब ये इलेक्ट्रोलाइट किसका इलेक्ट्रोलाइट है? ऑफ सेम मेटल, ऑफ सेम मेटल। जिस भी मेटल को हमको प्योर फॉर्म में करना है ना, उसका इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे। जैसे कॉपर करना है तो कॉपर सल्फेट यूज़ होगा, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे CuSO4, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है और यहाँ पे भी हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक बैटरी लगी हुई है और ये, तो ये जो कनेक्टेड है ये नेगेटिव और ये जो कनेक्टेड है ये पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव वाला होता है आपको पता लग ही गया अब तक कि वो होता है एनोड, जो नेगेटिव वाला होता है वो होता है तुम्हारा क्या? कैथोड, ठीक है ना? अच्छा, एनोड पे आप रखते हो इम्प्योर मेटल। ध्यान रखना, इम्प्योर मेटल कहाँ पे रखा जाता है? इम्प्योर मेटल कहाँ पे रखा रहता है? इम्प्योर मेटल एनोड पे रखा रहता है। और कैथोड पे क्या फॉर्म होता है? तो यहाँ पे फॉर्म होता है प्योर मेटल। क्या फॉर्म होता है यहाँ पे? प्योर मेटल। प्योर मेटल कहाँ पे फॉर्म होता है? कैथोड पे। एनोड पे क्या रखा रहता है? इम्प्योर मेटल रखा रहता है। अब देखो क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पे इम्प्योर मेटल किसका है? कॉपर का है, Cu, और यहाँ पे प्योर मेटल किसका बनेगा? कॉपर का ही बनेगा। इसलिए इलेक्ट्रोलाइट में क्या है? कॉपर सल्फेट है। एग्जैक्टली क्या होता है कि यहाँ से जो कॉपर है Cu वो रिलीज हुआ और ये यहाँ तक नहीं ट्रेवल करता है, बल्कि इस सॉल्यूशन में कॉपर है ना, इस पूरे सॉल्यूशन में कॉपर है। तो जैसे ही यहाँ से एक एक्स्ट्रा कॉपर आया, यहाँ से एक कॉपर जो है जो इस पूरे सॉल्यूशन में घूम रहा है वो इस पर जुड़ जाता है। तो ये पतली सी स्ट्रिप होती है, प्योर मेटल की पतली स्ट्रिप होती है जिसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट होता रहता है और इसको लास्ट में एक बड़ा रूप दे देता है, एक बल्क फॉर्म हो जाता है। और जितनी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो यहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं। इस तरीके से यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ इकट्ठी हो जाती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एनोड मड। क्या बोलते हैं?
एनोड मड बोलते हैं। सो इम्प्योरिटीज आर कलेक्टेड बिलो द एनोड नोन एज एनोड मड, ठीक है ना। और एनोड पे होता क्या, तो इम्प्योर मेटल होता है। कैथोड पे क्या फॉर्म हो रहा है, प्योर मेटल। रखते क्या है कैथोड पे हम लोग, तो एक पतली सी स्ट्रिप रखते हैं, प्योर मेटल की पतली सी स्ट्रिप रखते हैं, उस पर उसका डिपोजिशन होता है और फिर इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक की पूरी प्रोसेस जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कंप्लीट होती है। आगे बढ़ते हैं जरा। इसमें लास्ट टॉपिक है कोरोजन। क्या है, कोरोजन। सो जो कोरोजन है वो आपको पता लग ही गया था। कोरोजन क्या होता है, डिके ऑफ मेटल। कोरोजन क्या होता है, डिके ऑफ मेटल सरफेस, डिके ऑफ मेटल सरफेस, मेटल सरफेस बाय वेदरिंग एक्शन। वेदरिंग एक्शन मतलब जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से उसके ऊपर हो रहा है। यहाँ पे एक वर्ड है जिसको बोलते हैं रस्टिंग। रस्टिंग जनरली होती है किसकी, आयरन की। किसकी होती है, आयरन की होती है। और रस्टिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है मॉइस्चर की। किसकी, मॉइस्चर की। मॉइस्चर में जो दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वो है एक तो ऑक्सीजन O2 और एक है वाटर H2O। मतलब ये हुआ कि आयरन पे रस्टिंग तभी होगी जब उसको ऑक्सीजन भी मिले और वाटर भी मिले। अगर आप प्योर वाटर में, मतलब सिर्फ वाटर है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, अगर आप उसमें कोई आयरन रॉड रख दोगे तो उस पर जंग नहीं लगेगी। और ऐसे ही अगर आप सिर्फ खुले एटमॉस्फेयर में रखोगे जहाँ पे मॉइस्चर ना हो, मतलब वाटर ना हो, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपका जंग नहीं लगेगा। मतलब ये दोनों चीज़ें हैं, जब ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट होंगी तभी जा करके वो रस्टिंग होगी, ठीक है ना। नाउ अब आते हैं हम लोग बात इस पे कि अगर कोरोजन से हमको प्रोटेक्शन करनी है, क्या, प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोजन। तो प्रोटेक्शन के मेथड होते हैं तुम्हारा, एक जो मेथड है वो है गैल्वेनाइजेशन। क्या है, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, डिफरेंट मेटल की लेयर लगाते हैं। क्या, डिफरेंट मेटल लेयर फॉर्म करते हैं हम लोग। जैसे मान लो हमारे पास कोई मेटल है, इसको हमको कोरोजन से बचाना है, तो हम लोग कोई ऐसा मेटल जो कि कम रिएक्टिव है उसकी लेयरिंग इसके ऊपर कर देते हैं। तो अगर इसके ऊपर लेयरिंग कर देंगे तो मेटल सेफ हो गया। एक दूसरी प्रोसेस है जिसको बोलते हैं एनोडाइजिंग। क्या बोलते हैं, एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग में क्या है कि हम लोग इसके ऊपर मेटल ऑक्साइड की ही लेयर फॉर्म कर देते हैं। जो भी मेटल है, मान लो ये कोई मेटल है, इस मेटल के ऊपर में हम लोग मेटल ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर देते हैं, तो जो अंदर का जो मेटल है वो सेफ हो गया। अभी तक समझ में आया। नाउ आगे एक और चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, और ये प्रोसेस है क्या, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अलॉइंग। अलॉइंग, अलॉय बना देते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब आपको याद रखना है क्या, कि जो स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील, कभी इस पे जंग लगते हुए देखा है क्या, नहीं देखा ना। इस पे जंग नहीं लगता है, स्टेनलेस स्टील पे जंग नहीं लगता है। किससे बनता है, ये बनता है आपका आयरन से। तो स्टेनलेस स्टील इज अ अलॉय ऑफ आयरन, ठीक है। अच्छा, अब एक होता है अमलगम। अमलगम किसका अलॉय है, तो अमलगम है तुम्हारा मरकरी का Hg। फिर एक हो गया तुम्हारा क्या, ब्रास, ठीक है। और ब्रास के बाद एक हो गया तुम्हारा क्या, एक हो गया ब्रास, फिर अपने पास क्या क्या है, ब्रॉन्ज है, ठीक है, ब्रॉन्ज, ब्रास और सोल्डर, ठीक है। एक हो गया हमारा ब्रॉन्ज और एक हो गया सोल्डर, ठीक है। अच्छा, ब्रास जो है ये कॉपर प्लस कॉपर और जिंक का हो जाएगा। ब्रास क्या हो जाएगा, कॉपर एंड जिंक, ठीक है, कॉपर एंड जिंक, Zn, ठीक है। ब्रॉन्ज किसका हो जाएगा, कॉपर एंड टिन, टिन का हमारा फॉर्मूला हो गया Sn। सोल्डर जो होगा ये टिन के साथ किसका होता है, टिन के साथ लेड का होता है, Pb प्लस लेड, मतलब हाँ Pb लेड प्लस टिन। तो ये जो है ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं, इनको याद कर लो, कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से जरूर पुटअप होगा, ठीक है ना। तो ये है अलॉय। अगर और दूसरी चीज़ कि अगर हमने अलॉय बना दिया तो हम लोग किससे बच जाते हैं, फिर हम लोग बच जाते हैं किससे, कोरोजन से बच जाते हैं, कोरोजन से बच जाते हैं। लेकिन ये जो अलॉय होता है ना, अलॉय की जो कंडक्टिविटी होती है वो जो नॉर्मल मेटल है उसकी कंडक्टिविटी से कम होगी।
ये चीज़ ध्यान रखना। कंडक्टिविटी जो है वो नॉर्मल मेटल से, अलॉयज़ की जो कंडक्टिविटी होती है वो नॉर्मल मेटल से कम होती है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग अपना जो थर्ड चैप्टर था मेटल एंड नॉन मेटल्स उसको करते हैं फिनिश। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, नोट्स बनाते रहो, क्योंकि यही है जो लास्ट टाइम पे आपको मतलब अगर फोकस बनाना है, देर तक पढ़ाई करनी है, तो आपका पेन, आपकी कॉपी, पेन हमेशा चलता रहना चाहिए, ठीक है ना। उसके वजह से आपको नींद भी नहीं आएगी और दूसरी आपकी पढ़ाई भी इंप्रूव होगी। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको लग रहा है कि इससे आपको इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो मैं मैथ्स के टाइम पे भी ये वाली वीडियोस आपको प्रोवाइड करूँगा। आपको करना क्या है कि आप इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मैं अधिकतर स्टूडेंट्स का, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जिनका मैं बेनिफिट कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट ऑल द बेस्ट, टेक केयर।